नमस्कार साथियों। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग रिट जुरिडिक्शंस को पढ़ेंगे। रिट का मुख्यतः जो मतलब होता है, रिट मतलब रिटेन। ये रिटेन एक फॉर्मल आदेश होता है जो कोर्ट जनरली इश्यूज करती है। कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं बेसिकली। इसको आप परमादेश भी कह सकते हैं, यानी कोर्ट के ऐसे आदेश जो किसी ऑर्डर को रोकता है या किसी पर्सन के डिटेंशंस को जो है वो हटाता है। यानी कि जब आपको पता है कि जब संविधान ने आपके कुछ कुछ राइट्स दिए हैं, अब संविधान आपको फंडामेंटल राइट्स देता है। इन राइट्स को बचाने वाला कौन है? तो आप कहेंगे कि सर सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, हाई कोर्ट हो सकता है। आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत हम जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हैं अपने राइट के सेफगार्ड्स के लिए। तो ऐसे राइट के सेफगार्ड्स के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास क्या वो टूल्स हैं जिनसे कि वो आपके राइट्स को जो है वो बचाते हैं? तो कोर्ट्स के पास आदेश है, कोर्ट्स के पास जो है रिट है। तो ये जो रिट है ये बेसिकली हमने कहाँ से लिया है? हमने लिया है ब्रिटेन से। ब्रिटेन में इसी रिट को प्रेरोगेटिव ऑर्डर भी जो है, प्रीरोगेटिव ऑर्डर भी कहते हैं। और ब्रिटेन में इसी रिट को जो है प्रेरोगेटिव ऑर्डर जो है इसको फाउंटेन ऑफ जस्टिस भी कहते हैं, मतलब न्याय का झरना। अगर आप इस पूरे वर्ड को देखें कि फाउंटेन ऑफ जस्टिस को देखें तो इस पूरे वर्ड के मीनिंग से ही आपको पता चलता है कि ये जो रिट कितने इंपॉर्टेंस इसका इंपॉर्टेंस कितना है। क्यों? क्योंकि इसको कहा जा रहा है न्याय का झरना, मतलब कि फाउंटेन ऑफ जस्टिस। यानी कि ये बेसिकली पूरा का पूरा जस्टिस का एक पूरी नदी है। समझ पा रहे हैं आप? तो रिट इसलिए भी जरूरी है। रिट आपको पता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों इशू करती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो इशू करती है ये बात आपको बेसिकली पता होगा, लेकिन जो मिसिंग फैक्टर है वो ये नहीं पता होता है आपको कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी रिट इशू कर सकता है। कौन? कि वो कोर्ट जिसको संसद चाहे। मतलब संसद अगर किसी कोर्ट को रिट जारी करने की जो है वो आदेश दे देता है, संसद के ये रिजोल्यूशन पास करके किसी भी कोर्ट को ये कह सकता है कि अगर आप रिट जारी कर सकते हैं तो वो कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। ये बात ध्यान में रख लीजिए। यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी कोई है जो रिट जारी कर सकता है, लेकिन आज तक हमारी संसद ने ऐसे किसी भी कानून को जो है वो जारी नहीं किया है। तो अभी हमारे देश में क्या है? हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जो है वो रिट जारी करता है। क्लियर है? यहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिट में कुछ अंतर है। ये बेसिकली 3 बेसिस पे अंतर आप दिखाई देंगे आपको। ये जो 3 तरीके के अंतर है वह मैंने लिख के रखा है। एक बात अंतर ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो रिट हैं उसमें अगर आप सुप्रीम कोर्ट के रिट को देखेंगे तो इसकी जुरिडिक्शन जो है वो बहुत छोटी है। रिट जुरिडिक्शन की बात कर रहे हैं। रिट जुरिडिक्शन जो है बहुत छोटी है और हाई कोर्ट की रिट जुरिडिक्शन बहुत बड़ी है। इसको भी समझने में लोगों को दिक्कत होता है। जो सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिडिक्शन है ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में ये कह सकते हैं कि हमारी फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट हुई। वहीं हाई कोर्ट में आप फंडामेंटल राइट्स के वायलेशंस के भी कारण जो है रिट दायर कर सकते हैं। और कोई ऑर्डिनरी कोई लीगल राइट्स है उसके लिए भी जो है आप रिट दायर कर सकते हैं। ऑर्डिनरी लीगल राइट्स मतलब अगर कोई ज़मीन के कोई आपके विवाद हैं, उनमें कुछ दिक्कतें हो रही हैं, किसी और चीज़ में आपके कोई प्रॉपर्टी कोई इंक्रोच कर रहा है, तो इस सब कार्य चीज़ों के भी जो हैं आप रिट यहाँ दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट में। ठीक है? लेकिन पहले जब शुरुआत में जब हमारी कानून बनी थी तो आपको पता होगा कि जो लैंड था, लैंड की जो होल्डिंग थी वो आपका फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था। उस केसेस में आप यहाँ जो है वो रिट दायर कर सकते थे। तो आप ये बात समझिए, जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करेंगे। उसके अलावा किसी और चीज़ में आप जो है वो रिट दायर नहीं कर सकते। ठीक है? लेकिन हाई कोर्ट के पास फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी आप रिट दायर कर सकते हैं। तो इन दोनों में अगर जुरिस्डिक्शन कहें, रिट जुरिस्डिक्शन कहें, तो वो ज़्यादा किसका है? हाई कोर्ट का। यहीं से प्रश्न बनता है। क्लियर है? दूसरी बात, ये हमने रिट जुडिक्शन की बात करी।
ठीक है। लेकिन टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात करेंगे, जहां हम पूरे कानून लागू करने की बात करेंगे, वहां सुप्रीम कोर्ट की जो है वो ज़्यादा रिट जुरिडिक्शन होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है वो पूरा इंडिया है। वहीं हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है वो एरिया है जहां मतलब कि ये वायलेशन हुआ है या जिस टेरिटोरी में वो हाई कोर्ट है उतना ही उसकी जुरिडिक्शन है। क्लियर है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो समझनी पड़ेगी आपको पता है साथियों कि आप देखेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स है आपको कहाँ से 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35 आर्टिकल 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स मिलेगा। अच्छा, अगर आप आर्टिकल 32 देखते हैं जिसको B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है, तो आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट्स, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू की पावर देता है। किसको? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू का मतलब क्या कि संविधान ने, संसद ने कोई कानून बनाया, संविधान में कुछ बदलाव किए गए, अगर संविधान में कुछ बदलाव किए गए, ऐसे कोई कानून बनाए जो संविधान से असंगत है, नॉट कमिंग इन द लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वैसे कानून को संसद के पास ये पावर है कि संसद उसको जो है वो क्या कर सकता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डिक्लेयर कर सकता है। तो ये जो पावर है ना कि आर्टिकल 32 के तहत अगर कोई आपकी जो आर्टिकल 32 का जो हनन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ जुरिडिक्शन किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। ये बात एकदम ध्यान से समझना है। इसमें हाई कोर्ट की जो जुरिडिक्शन है वो डिस्क्रिशनरी है, हाई कोर्ट की मैंडेटरी नहीं है। क्लियर है। तो इन तीनों बेसिस के वजह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो रिट हैं वो अलग अलग हैं। क्लियर है। अब रिट जो है वो 5 तरीके के होते हैं और अंग्रेजी में भी इनका नाम सेम है, हिंदी में भी सेम है, तो आपको हिंदी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो इनको उसी तरीके से याद करके रखना पड़ेगा। ये जो 5 तरीके के रिट हैं वो है हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, इसको बड़े विस्तार से यहाँ लिख कर हमने बताया, उसको समझेंगे, प्रोहिबिशन, सर्टियरी और क्यो वारंटो। सबसे इंपॉर्टेंट जो रिट है उसको हम समझेंगे, वो है हेबियस कॉर्पस। साथियों, हेबियस कॉर्पस क्या है? बेसिकली आपको पता होगा कि हेबियस कॉर्पस का पहले जो मूल अर्थ है वो समझिए। उसका मतलब है कि टू हैव बडी ऑफ, मतलब आप कहते हैं कि कोर्ट में ये कहते हैं कि इस बंदे को प्रोड्यूस करो। कभी कभार होता क्या है कि आप आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस आपको आई उठा कर लेके चले गई, तब मुझे आपके प्रोडक्शन के लिए, आप हो कहाँ, आपको कहाँ उठा कर लेकर जाया गया, तो मैं कोर्ट में क्या दायर करूंगा? हेबियस कॉर्पस। ठीक है। कोर्ट को मैं कहूंगा कि मेरा बंदा जो है वो गायब है और आप जो है वो ये रिट जारी कीजिए हेबियस कॉर्पस का। तो कोर्ट एक आदेश जारी करेगी जिसको नाम दिया जाएगा हेबियस कॉर्पस का। कोर्ट पुलिस को कहेगी कि भाई ये बंदे को 24 घंटे के अंदर जो है हमको हाजिर करो, हमारे कोर्ट में भेजो। फिर हम ये देखेंगे कि ये जो डिटेंशन है वो लीगल है या नहीं। कोर्ट चेक द लीगलिटी ऑफ डिटेंशन, यानी कि कोर्ट डिटेंशन की लीगलिटी को चेक करेगा। ठीक है। हेबियस कॉर्पस में जो बंदा गया है, आपने हेबियस कॉर्पस की रिट दायर करी, आपके बंदे को कोर्ट कह रहा है कि एकदम से जारी करके आपके सामने लाए, तो 24 घंटे के अंदर वो जो है आपके सामने आ रहा है। ठीक है। तो ये बेसिकली ये ऐसी रिट है जो इलीगल डिटेंशन को रोकता है। अगर आपकी डिटेंशन सही है, अगर आपकी डिटेंशन सही है तो कोर्ट कहेगा कि ठीक है रखो, अगर डिटेंशन गलत है तो कोर्ट कहेगा कि जो है इसको छोड़ो। ठीक है। तो ये आपके लिए जो एक तरीके से ह्यूमन राइट को भी जो है वो प्रोटेक्ट करता है। तो इलीगल डिटेंशन, हेबियस कॉर्पस किसके अगेंस्ट जो है वो जारी होता है? ये पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट जारी होगा, पुलिस। ठीक है। और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के भी अगेंस्ट जारी होता है कि अगर किसी ने किडनैप कर लिया तो उस केसेस में भी जो है हेबियस कॉर्पस जारी होता है, या मतलब कि आपके अगेंस्ट भी जारी हो सकता है। आपने जो है किसी बंदे को जो है आपके साथ रह रहा था और ये जो है वो क्लैरिफाई हो गया कि आप ही ने उसको गायब करा है, तो आपको ये कहा जाएगा कि भाई वो उस बंदे को प्रोड्यूस करो 24 घंटे के अंदर। कभी कभार ऐसा होता है कि जो ऑनर किलिंग होती है, जैसे प्रेम विवाह हुआ और किसी ने जो है अपनी बेटी को जो है वो गायब कर दिया, तो इस केसेस में भी हेबियस कॉर्पस जारी हो सकता है। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप उस बंदे को सामने लाना चाहते हैं जो गायब हो चुका है। हेबियस कॉर्पस की रिट कौन जारी करता है? कोर्ट।
किसके अगेंस्ट? पब्लिक और प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट। मैंडेमस का मतलब आप समझिए, मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, यानी हम कुछ ऑर्डर दे रहे हैं। मैंडेमस का मतलब ये होता है। कभी कभार क्या होता है कि कोई पब्लिक अथॉरिटी है, वो ऐसा करती है कि या तो आपके काम करने में फेल हो जाती है या आपके काम करने को रिफ्यूज कर देती है। कोई पब्लिक अथॉरिटी कहती है कि जाओ, नहीं करेंगे ये काम, ठीक है। कोई नाला खुद के रखा हुआ, वो कोई पब्लिक अथॉरिटी कर ही नहीं रहा, तो आप क्या दायर करेंगे वहाँ कोर्ट के अंदर जाके? मैंडेमस, ठीक है। तो मैंडेमस जो है वो कहता है कि कोर्ट इशू करती है, कोर्ट कहती है पब्लिक ऑफिसर्स को, कोर्ट सरकारी नौकरों को ये कहती है कि आप क्या करें कि आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कीजिए, या तो वो ड्यूटी जिस ड्यूटी में आप फेल हो चुके हैं परफॉर्म करने को, कोई नाला खुदा और आपने नाला जो है अभी तक बनाया नहीं है, उससे जो है बहुत ज़्यादा क्योस मच रहा है, ठीक है। दूसरी है कि आपने कोई काम है, आप उस काम को करने को जो है आपने रिफ्यूज कर दिया, उस केसेस में आप जो है मैंडेमस इशू करवाते हैं, ठीक है। आपको किसी, आपने सुना होगा कि बहुत सारे केसेस में एफआईआर दर्ज नहीं होता, उस केसेस में आप जो है वो जो जारी करवाते हैं कोर्ट से, वो मैंडेमस हो सकता है, ठीक है। तो मैंडेमस किसके किसके अगेंस्ट जो है वो जारी होता है और किसके अगेंस्ट नहीं जारी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मैंडेमस देखिए पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट जारी हो सकता है, पुलिस है, इन सारे कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट, लोअर कोर्ट के अगेंस्ट, ट्राइब्यूनल्स के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट मैंडेमस जारी नहीं होगा। प्राइवेट इंडिविजुअल को कैसे कोर्ट कमांड कर सकती है, कोर्ट कैसे कह सकती है कि ये काम हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। गवर्नमेंट को तो कह सकती है, प्राइवेट इंडिविजुअल को नहीं कर सकती है। कोई ऐसे डिपार्टमेंटल आदेश जिनके पीछे कोई लॉ नहीं है, जिनकी कोई लॉ की बैकिंग नहीं है, स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, तो वैसे आदेश के एग्जीक्यूशंस के लिए, वैसे आदेश के इम्प्लीमेंटेशंस के लिए मैंडेमस जारी नहीं हो सकता। कोई कानून कुछ कह रहा है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो मैंडेमस जारी कर सकते हैं, लेकिन कानून कुछ नहीं है, लेकिन कोई डिपार्टमेंटल ऑर्डर है जिसके पीछे कानून की बैकिंग नहीं है, तो उसके केस में मैंडेमस जारी नहीं हो सकता। कुछ ऐसे एक्शंस जो मैंडेटरी नहीं है, वॉलेंटरी एक्शंस हैं, डिस्क्रिशनरी ड्यूटी है, वैसे केसेस में मैंडेमस जारी नहीं हो सकता अगर वो जो ड्यूटी है बहुत वॉलेंटरी है, डिस्क्रिशनरी ड्यूटी है। प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, गवर्नर, इसके अगेंस्ट जो है मैंडेमस अब जारी नहीं कर सकते, ये बात याद करके रखिएगा। तो हमने किस किस को पढ़ा? हैबियस कॉर्पस पढ़ लिया, मैंडेमस पढ़ लिया। अब हम प्रोहिबिशंस पढ़ते हैं। प्रोहिबिशंस जैसे कि आपको पता है कि ये अंग्रेजी वर्ड है जिसका मतलब होता है टू फॉरबिड, किसी चीज़ को रोकना, उसको प्रोहिबिशंस कहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि कोर्ट, कुछ जो कोर्ट होती है, जो लोअर कोर्ट होती है, वो कुछ ऐसे मुद्दों को छू लेती है जो उसके जुरिडिक्शन से बाहर है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जो हायर जुडिशरी होती है वो लोअर जुडिशरी को ये आदेश देती है कि भाई संभल के, ये आपका काम नहीं है, यानी कि ये कहा जाता है, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट वो कहता है टू डू नॉट क्रॉस देयर जुडिक्शन, कि आप अपनी हद में रहो, आप इससे बाहर मत निकलो, इसको कहा जाता है प्रोहिबिशन। यानी कि मैंडेमस और प्रोहिबिशन में जो अंतर है ना, वो सिर्फ यही है। मैंडेमस कहता है कि काम करो, प्रोहिबिशंस कहता है कि रुक जाओ, काम अभी नहीं करना है। मैंडेमस कहता है काम करो, प्रोहिबिशंस कहता है काम नहीं करो, ठीक है। प्रोहिबिशंस जो है वो रोकता है, ठीक है, यानी प्रोहिबिशंस जो है वो डायरेक्ट करता है इनएक्टिविटी, कहता है कि ये काम नहीं करना है तुमको, ठीक है। ये बात ध्यान करके रखना है। प्रोहिबिशंस जो है सिर्फ और सिर्फ, प्रोहिबिशंस सिर्फ और सिर्फ हायर जुडिशरी लोअर जुडिशरी को देती है। यानी प्रोहिबिशन सिर्फ और सिर्फ जो है कब इशू किया जा सकता है? जुडिशियल एक्टिविटी में। यानी कि अगर कोई क्वासी जुडिशियल एक्टिविटी है, उस केसेस में जो है प्रोहिबिशन जारी किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी में प्रोहिबिशन जारी नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिए। प्रोहिबिशन सिर्फ और सिर्फ ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी को ही प्रोहिबिशन जारी किया जा सकता है। क्लियर है? अब हम सर्टियोरी के देखेंगे। सर्टियोरी का मतलब होता है टू बी इन्फॉर्म, टू बी सर्टिफाइड। ये कहा जाता है, देखिए क्या होता है, कभी कभार क्या है कि बहुत सारे केसेस जो है वो लोअर जुडिशरी में पेंडिंग होते हैं, या कुछ लोअर जुडिशरी के आदेश होते हैं जिनको जो हायर जुडिशरी जो है वो क्वेस करती है, उसको खत्म करती है। ऐसे केसेस में लोअर जुडिशरी को ये आपको हायर जुडिशरी बताती है, तो हायर जुडिशरी जिस ऑर्डर से लोअर जुडिशरी को ये कहती है कि भाई ये केस हमको ट्रांसफ़र करो,
तुम्हारे यहाँ बहुत दिन से पेंडिंग है, ये केस सीधे हाई कोर्ट आना चाहिए या सीधे सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए, तो वैसे केसेस में सर्टियोरी जारी होती है, यानी कि ट्रांसफर पेंडिंग केस या स्क्वैश द डिसीजन। ठीक है, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को कहती है या तो ट्रांसफर कर दो केस को, या अगर डिसीजन को भी स्क्वैश करना है, उसके डिसीजन को भी खत्म करना है, तो उस केसेस में भी जो है सर्टियोरी जारी करती है हायर कोर्ट। कहाँ किसको? लोअर कोर्ट को। ये सर्टियोरी किसके अगेंस्ट जारी होता है साथियों? जब शुरुआत में ये कानून हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, तो जो सर्टियोरी है वो जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के ही अगेंस्ट जारी होता था। लेकिन 1991 में जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के भी अगेंस्ट जो है वो सर्टियोरी जारी करने का आदेश दे दिया। तो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट यहीं से बन सकता है, यानी कि इसको बहुत महा इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट क्या सर्टियोरी जारी हो सकता है? द आंसर इज यस। कब? 1991 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये जारी हो सकता है। क्लियर है? बहुत ज़्यादा। और अब हम प्रोहिबिशन सर्टियोरी पढ़ लिए, अब हम क्यो वारंटो पढ़ेंगे। नाम से ही क्लियर है, क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का मतलब होता है टू व्हाट अथॉरिटी, आप किसके आदेश से। ये बेसिकली टू व्हाट अथॉरिटी जो है, ये बेसिकली कोर्ट जो है एक पर्सन से पूछती है जो पब्लिक सीट ऑक्यूपाई करके बैठा है। जैसे कि मैं आईएएस बन जाऊं, मैं जो है कोई टीचर बन जाऊं, मैं कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट अगर मैंने होल्ड कर रखा है, तो कोर्ट मुझे जो है वो क्यो वारंटो दे सकती है, कह सकती है कि भाई तुम किस अथॉरिटी से इस पब्लिक जो है वो पब्लिक ऑफिस पर बैठे हो, क्या तुमने सही एग्जाम पास करा है, क्या तुम्हारे पास सही सर्टिफिकेट है कि जिससे तुमने इस पब्लिक ऑफिस को जो है ऑक्यूपाई कर रखा है। तो ये बेसिकली क्यो वारंटो जो है वो जेन्यून जो पर्सन है उसको उस पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने की जो है के लिए जो है उसको बनाती है। ठीक है, तो क्यो वारंटो जो है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ उसी केसेस में इशू हो सकता है, वो पब्लिक ऑफिस, वो गवर्नमेंट पोस्ट जिसको या तो लॉ ने बनाया या कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया। जैसे आईएएस आईपीएस का पोस्ट जो है वो किसने बनाया? आईएएस आईपीएस का पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने बना कर रखा है। इलेक्शन कमीशन का पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने बना कर रखा है। ठीक है, कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जिसको लॉ ने बना कर रखा है। ठीक है, जैसे चार्टर अकाउंटेंसी का है, जैसे कोई डॉक्टर बन रहा है, ये सारे तो उसको पूछ सकते हैं ना भाई कि तुम डॉक्टर कैसे बने, किसी ने तुमको सर्टिफिकेट दिया है क्या? तो इस केसेस में ये जो है यानी कि कुछ ऐसे पब्लिक ऑफिस जो लॉ के द्वारा बने हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बने हैं, तो वैसे केसेस में कोर्ट जो है इनसे पूछ सकती है पब्लिक ऑफिस के यानी सरकारी नौकरी वाले से कि भाई तुम किस तरीके से ये पोस्ट पे आए हो, क्या तुम्हारे सारे सर्टिफिकेट सही हैं? तो इट कैन नॉट बी फॉर ये, इसका मतलब ये जो है ये ऑफिस क्यो वारंटो किसको किसको जो है मतलब किस ऑफिस के लिए जारी नहीं किया जा सकता। आप देखिए, मिनिस्टीरियल ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस के लिए जो है क्यो वारंटो जारी नहीं हो सकता। कोई मिनिस्टीरियल ऑफिस है, कोर्ट जो है वो किसी मिनिस्टर्स के लिए जो है क्यो वारंटो जो है जारी नहीं कर सकता कि आप किस हैसियत से इस पोस्ट पे हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलो कोई पांचवी पास शिक्षा मंत्री बन के बैठा है और आपने कोर्ट के अंदर क्यो वारंटो लगाया कि नहीं इसके खिलाफ जो है क्यो वारंटो जारी करो। 5वीं क्लास कैसे शिक्षा मंत्री के पोस्ट पे बैठ सकता है? तो यहाँ कहा जा रहा है कि कोई मिनिस्टीरियल ऑफिस के पोस्ट के लिए जो है, कोई प्राइवेट ऑफिस के पोस्ट के लिए जो है आप क्यो वारंटो कोर्ट से जारी नहीं करवा सकते। यानी कोर्ट क्यो वारंटो नहीं जारी करेगी जब कोई मिनिस्टीरियल पोस्ट हो या प्राइवेट पोस्ट हो। कोई 5वीं पास है और किसी बड़े 1000 करोड़ की कंपनी का जो है वो सीईओ है, ठीक है आप क्यो वारंटो उस पर जारी नहीं करवा सकते। लेकिन कोई 5वीं पास है और जो है वो आईएएस कोई सेक्रेटरी बन के बैठा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन मान के चलो ऐसा है, कोई मतलब प्रिटेंड कर रहा है कि वो सेक्रेटरी है, तो आप कह सकते हैं भाई कि तुम यहाँ कैसे? ठीक है, तो कोर्ट में उसके खिलाफ जो है केस दायर कर सकते हैं आप, क्यो वारंटो जो है वो जारी करवा सकते हैं कि नहीं ये फर्जी है। ठीक है ना? तो ये जो रिट है ना, ये रिट अगर मैं कहूँ कि फंडामेंटल राइट्स के जो क्वेश्चंस अगर बहुत अच्छे फ्रेम होते हैं तो वहाँ जो है वो रिट जो है उसमें 1 to 10 में रहता है। इससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं और इसकी जो डीप अंडरस्टैंडिंग है वो भी बहुत ज़रूरी है।
तो मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया।